आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैकेनिज़्म्स के बारे में। मैकेनिज़्म्स क्या होते हैं, मैं छोटा-छोटा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे एक मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। एक मैकेनिज़्म का मतलब है यहाँ पे कि जब आपका एक प्रोग्राम डेवलप किया जाता है तो वो प्रोग्राम किस तरीके से आपका बाहरी वर्ल्ड से सेफ रह सकता है, क्या उसके अंदर खासियतें हो सकती है। आपका प्रोग्राम को बनाते वक्त 4 डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट्स को रखा जाता है आपके सामने कि आप उस प्रोग्राम को चारों मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को बेजोड़ ताकतवर बना सको। ये पावरफुल मैकेनिज़्म्स हैं, इनके बिहाफ पे ही आपका प्रोग्राम जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है वो बहुत बेहतरीन हो सकता है। तो हमें इन मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिज़्म पढ़े बिना हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा प्रोग्राम बहुत पावरफुल है, क्योंकि इन मैकेनिज़्म से ही, इन कॉन्सेप्ट से ही आपको अपने प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी एफिशिएंसी आएगी। तो चलिए एक-एक करके इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म कहता है कि जब हम एक प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करते वक्त हम सिर्फ इसेंशियल चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर शो करेंगे, जबकि अननेसेसरी चीज़ें बैकग्राउंड में हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। इसे समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। आपके पास एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में आप कुछ बटन्स को प्रेस करते हो और आपका कैलकुलेटर आपको आउटपुट दे देता है। आउटपुट यानी कि अगर आपने 2 नंबर से 4 नंबर को इनपुट किया तो वो चारों नंबर को आपने अगर ऑपरेटर प्लस दबा के ऐड कर दिया है तो वो सबको ऐड कर देता है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में सिर्फ दिखता है 4 डिजिट का या 2 डिजिट का आपको नंबर दिखता है जो कि रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि वो प्रोग्राम किस तरीके से काम किया। यहाँ इस मैकेनिज़्म को कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आपका जब प्रोग्राम के अंदर काम करता है तो वो आपके अननेसेसरी डिटेल्स को छुपाने का काम करता है और नेसेसरी चीज़ों को दिखाने का काम करता है। तो ये है आपका पहला मैकेनिज़्म, कॉन्सेप्ट। आप इसे एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, लेकिन इस मोबाइल के कैमरे को ऑन करना है और ये जो मोबाइल है इसमें भी एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी को मैं सिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से काम करेगा। देखिए मेरे पास ये फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हैं आप कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा है। मैं यहाँ पे इस कैमरे की मदद से फ़ोटो खींचूंगा अपनी। तो जब मैं इस कैमरे से अपनी फ़ोटो खींचूंगा तो क्या इसमें शो करेगा, मुझे यही देखना है। अगर मैं इस बटन से, चलिए मैं यहाँ पे ये बटन को प्रेस करके कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे नहीं दिखेगी, लेकिन ये कैमरा ऑन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हिलती हुई दिख रही होंगी। अभी ये जो कैमरा है हमारा वो ऑन हो चुका है। बैकग्राउंड में इसमें क्या चीज़ें चल रही होंगी, इसमें बैकग्राउंड में कैलकुलेशन चल रही होंगी कि यहाँ पे इतनी रोशनी जा रही है, यहाँ से इतनी रोशनी जा रही है, मेरे साइड में फेस में इतनी रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो में एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हमको पता नहीं चल पा रहा कि बैकग्राउंड में क्या कोडिंग यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे सिर्फ यूज़र इंटरफेस में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये बटन है, बीच के बटन को दबा दूंगा तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचा जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे फ़ोटो खिंच गई। लेकिन आपको पता नहीं चला कि आपकी फ़ोटो को क्लिक करते वक्त कितनी सारी चीज़ें को प्रोसेस किया गया होगा एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे वो जो प्रोसेसिंग हुई है वो आपको पता नहीं चल पाई, क्योंकि आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की वजह से कुछ दिखा ही नहीं। तो एक एब्स्ट्रैक्शन फीचर इस तरीके से काम करता है। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर जब आप एक कपड़े को धुलने के लिए डालते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने कपड़े को इंसर्ट कर रहे होते हो वॉशिंग मशीन के अंदर। जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हो तो कपड़ा धुला जाता है और कपड़ा जब बाहर निकल के आता है तो आपका कपड़ा एकदम सूखा हुआ होता है। यानी कि यहाँ पे उस कपड़े को धोने का प्रोसेस क्या कर दिया गया, अब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया। इस प्रोसेस को कहा गया एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर अननेसेसरी डिटेल्स को छुपा दिया जाता है, यानी कि कपड़ा जब धुल रहा था तो आपको वो प्रोसेस नहीं दिखाया जाता है, यानी कि वो अननेसेसरी होता है। अननेसेसरी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्शन के माध्यम से हम छुपा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देता है, जैसे कि आप यहाँ पे सिर्फ नेसेसरी चीज़ों को ही दिखा सकते हो।
आपके वॉशिंग मशीन के पास जो बटन्स है उसके माध्यम से आपको नेसेसरी डिटेल्स मिल रही थी। तो यहाँ पे नेसेसरी डिटेल्स आपको दिखती हैं और अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ, का नाम है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म में डेटा और कोड आपका एक जगह पे संग्रहित कर लिया जाता है। संग्रहित यानी कि एक सिंगल यूनिट के अंदर डेटा और कोड को एक साथ ग्रुप में कर लिया जाता है, जिससे कि आपका जो डेटा होता है वो बाहरी वर्ल्ड से सेफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पैकेट होता है उस पैकेट के अंदर मेडिसिन्स होती है और मेडिसिन्स क्या है हमारे लिए? डेटा है। आपका डेटा और कोड, यहाँ पे डेटा और कोड आपका वो मेडिसिन हो गए और उस मेडिसिन को पैकेट के अंदर क्या कर लिया गया है? सेव कर लिया गया है। पैकेट के अंदर एक सिंगल यूनिट में इनकैप्सुलेट कर दिया गया है। इनकैप्सुलेट का मतलब है कि बाहरी वर्ल्ड से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब उसके अंदर की डिटेल्स को, उसके अंदर के डेटा और कोड को एक्सेस कौन कर सकता है आखिर? इनकैप्सुलेशन के अंदर आपकी क्लास के अंदर अगर कोई डेटा और कोड लिखा हुआ है तो वो डेटा और कोड उस स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनकर उस मेथड के डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि आपका डेटा अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस ही प्रोसेस को, इस ही मैकेनिज़्म को डन करने के लिए इनकैप्सुलेशन की मदद ली जाती है। तो ये आपका सेकंड इनकैप्सुलेशन मैकेनिज़्म था। अब हम बढ़ते हैं थर्ड मैकेनिज़्म की तरफ, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो मैकेनिज़्म है इसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस मैकेनिज़्म में हमारे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़, पेरेंट क्लास की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस। इसी सेम प्रोसेस को हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर डेवलप कर सकते हैं। यानी कि हम अगर एक क्लास व्हीकल नाम की बनाते हैं तो हम उस व्हीकल नाम के क्लास के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को हम अपने चाइल्ड क्लास के अंदर दे सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक व्हीकल क्लास है और उस व्हीकल क्लास के अंदर नंबर ऑफ़ डोर्स, नंबर ऑफ़ व्हील्स, नंबर ऑफ़ स्टीयरिंग, नंबर ऑफ़ शील्ड्स कितनी हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो थी ये बता रही हैं कि हमारे व्हीकल क्लास के अंदर ये चीज़ें डिस्क्राइब हैं। अब व्हीकल क्लास से जब एक कार और एक बाइक क्लास और एक ट्रक क्लास बनेगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ डोर्स, नंबर ऑफ़ व्हील्स, नंबर ऑफ़ स्टीयरिंग, नंबर ऑफ़ शेड्स दिखेंगे आपको, शील्ड्स दिखेंगी आपको। तो यहाँ पे ये तीनों की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन स्पेसिफिकेशन सेम होंगी। समटाइम्स क्या होता है, स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट होते जाते हैं। अब क्योंकि व्हीकल क्लास एक जेनरिक क्लास थी, जेनरिक का मतलब है कि वो जनरल क्लास थी, वो सभी क्लास के ऊपर है, मतलब उसमें सारे ही फीचर्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ही चीज़ें बताती हैं कि वो एक व्हीकल क्लास के अंदर आता है। तो अब जेनरिक फीचर है तो सारे के सारे फीचर्स को होल्ड करते हैं, लेकिन इस जेनरिक फीचर से जो चाइल्ड क्लास हो उसके अंदर एक स्पेसिफिक होंगे। अब स्पेसिफिक यहाँ पे क्या चीज़ होंगी, जैसे कि अभी मैंने कार क्लास लिया तो कार क्लास के अंदर नंबर ऑफ़ व्हील्स कितने होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ़ व्हील्स 4 हैं। नंबर ऑफ़ डोर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ़ डोर्स होंगे 4। नंबर ऑफ़ स्टीयरिंग कितने होंगी? 1 होंगी। नंबर ऑफ़ शीट्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पे 6 होंगे, 6 और 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कार क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये इसके जो पेरेंट क्लास से बेसिक फीचर्स अडेप्ट किए गए हैं। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। आप इस एग्जांपल को समझने के लिए फ्रूट क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रूट क्लास के अंदर भी स्पेसिफिकेशंस होंगे, यानी कि एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे। आप फ्रूट एक पेरेंट क्लास हुई तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास जो बनेगी उसमें हो सकता है एप्पल क्लास, मैंगो क्लास, वाटरमेलन क्लास, ग्रेप्स क्लास, बनाना क्लास। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लासेस बनती जाएंगे। तो ये जो क्लासेस है इन्हें हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये पेरेंट क्लास से ही बनी है। लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर था वो ये था कि हर एक फ्रूट मीठा होता है। तो हर एक फ्रूट मीठा होता है, कोई ज़रूरी नहीं मीठा ही हो, कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट क्लास को लिया। फ्रूट क्लास के अंदर मीठा होना कॉमन है। मैंने यहाँ पे जनरली एप्पल और जितने भी मैंने एग्जांपल लिए थे उनके हिसाब से मीठा ही था, तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे जनरिक जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने यहाँ पे ली। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। आप यहाँ पे
आप ले सकते हो, यहाँ पे आप एनिमल क्लास ले सकते हो। एनिमल क्लास होने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे। अब देखिए, एक एनिमल क्लास होने के लिए बेसिक एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसके 4 टांगें होंगी, 4 टांगें होंगी, एक पूँछ होगी, एक नाक होगी, 2 आँखें होंगी, एक मुंह होगा, बड़े बड़े मोटे मोटे दांत होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एनिमल क्लास के क्या थे, स्पेसिफिकेशन थे, ये एट्रीब्यूट थे। अब बिहेवियर क्या हो सकते हैं, वो कुछ नॉइस करता होगा, वो स्पेसिफिक आवाज़ में बोल पाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई हमारे बिहेवियर। अब पेरेंट क्लास जो कि एनिमल क्लास है, उस एनिमल क्लास से कौन कौन से क्लासेस बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं 3 क्लासेस बनाने वाला हूँ, 3 नहीं मैं 4 बना दूँगा आपके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले क्लास के स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ आपको, आप मुझे गेस करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा क्लास हो सकता है। मान लीजिए मैंने 2 टांगों वाला एक जानवर लिया और उसके पास एक पूँछ भी होनी चाहिए। 2 टांगों वाला जानवर, उसके पास 2 हाथ होंगे, उसके पास एक पूँछ होंगी, 2 आँखें होंगी, एक बड़ा मुंह होगा और ढेर सारे दांत होंगे और एक नाक होगी और 2 कान भी होंगे। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन अगर किसी क्लास के अंदर होंगे तो वो क्लास हमारे पास एनिमल क्लास से ही बिलोंग कर रही होंगे। अगर कोई एनिमल ऐसा होगा जो कि एनिमल क्लास के अंदर आने के साथ साथ वो अगर हमारी चाइल्ड क्लास में भी आ रहा है तो वही कहलाएगा हमारा चाइल्ड क्लास। अब ऐसी कौन सी क्लास होती है जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं मंकी क्लास के अंदर। तो हम यहाँ पे मंकी क्लास की बात कर रहे थे। मंकी क्लास के अंदर यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, दूसरी ये क्लास बनाते हैं जो कि इसी एनिमल क्लास से ही बनी हो। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक 4 हाथ नहीं लेते हैं, ज़्यादा ही हो जाएंगे हाथ। 4 हाथ नहीं, 4 पैर ले लेते हैं। 4 पैर, 2 आँखें, एक नाक, एक मुँह, 2 कान, एक पूँछ। अब ऐसे जो जानवर होंगे, ऐसे जानवर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, काऊ क्लास। अभी काऊ क्लास के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे सारे एट्रीब्यूट्स काऊ क्लास के अंदर होते हैं। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं एक। अच्छा, मान लो अभी तो मैंने दोनों क्लासेस के अंदर जो मैंने नीचे चाइल्ड क्लास ली थी उसमें एक मंकी क्लास था, एक काऊ क्लास था, दोनों में टांगे थी। इस बार मैंने तीसरी क्लास में क्या कर दिया, टांगे ही गायब कर दी। टांगे ही गायब कर दी। इस बार मैंने कह दिया कि भैया इसके पास ना टांगे होंगी, लेकिन ये क्या कर सकता है, इसके पास ये मूव कर सकता है आगे की ओर, और इसके पास 2 आँखें होंगी, इसके पास एक नाक होंगी, इसके पास एक मुंह होगा, इसके पास कान भी होंगे। तो ऐसे जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे पास एक स्नेक क्लास के अंदर आती हैं। अब ले भैया, ये जो चीज़ हुई वो स्नेक क्लास के अंदर आ गई। तो अब ऐसी जो भी चीज़ें होंगी वो स्नेक क्लास को बिलोंग करेंगे। अब स्नेक क्लास भी क्या है, एक एनिमल के ही अंदर आ रहा है, ठीक है, एनिमल के ही अंदर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्नेक को भी ले लिया। इसी तरीके से आप बर्ड भी ले सकते हो, उसके पास भी आँख, मुंह, पैर, नाक सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके पास भी, तो वो भी क्या है, एक एनिमल क्लास में ही आ रहा है। लेकिन हमने उसको कैटेगराइज करके रखा है कि वो बर्ड क्लास में क्यों है, वो मैमल क्लास में क्यों है, वो पानी वाला जानवर क्यों है, वो एक स्नेक क्लास में क्यों है। इनको हमने बायोलॉजी के अंदर अलग तरीके से स्पेसिफाइज किया है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इनहेरिटेंस को कॉन्सेप्ट को समझना था। तो मैंने यहाँ पे बताया पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर किस तरीके से ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि थर्ड कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है। चौथा नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि यदि आप मुझे इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करूँगा जो कि आप एलियन वाली एबिलिटी कहोगे। कहते हैं कि एक जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपको एक मल्टीपल फॉर्म क्रिएट करने की पावर देता है। यहाँ पे आप किसी भी मेथड या ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइप्स में उनको फॉर्म कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको पॉलीमॉर्फिज्म की एबिलिटी दिखाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म को आप यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है शेप नाम का, और उस शेप नाम की क्लास के अंदर मैंने ड्रॉ नाम का एक फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बेसिकली 4 डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक रोम्बस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ड्रॉ नाम के फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। ड्रॉ नाम का फंक्शन को जब मैं रेक्टेंगल के साथ यूज़ करूँगा के साथ, तो बेसिकली वो ड्रॉ फंक्शन रेक्टेंगल को ड्रॉ करेगा। उसी तरीके से जब मैं सर्कल के साथ उसे इस्तेमाल करूँगा तो वो सर्कल को ड्रॉ करेगा। यदि मैं ट्रायंगल के साथ यूज़ करता हूँ तो बेसिकली वो ट्रायंगल को ड्रॉ करेगा। यदि मैं रोम्बस को इस्तेमाल करता हूँ तो वो रोम्बस को ड्रॉ करेगा। यदि मैं कोई अदर शेप को यूज़ करूँगा तो वो उसे भी ड्रॉ करेगा। तो कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म एक पर्टिकुलर मेथड के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा।
तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का होता है काम। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली बहुत सारे फॉर्म्स हमें फॉर्म करके दे देता है। हम उन फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं डिफरेंट तरीके की चीज़ों को अपग्रेड या डिग्रेड करने के लिए। ठीक है। अब आप जब भी इन मैकेनिज़म्स को इस्तेमाल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को जनरेट करने के लिए, तो आप इन सभी मैकेनिज़म्स को इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका प्रोग्राम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा इससे। एब्स्ट्रैक्शन मिलने से वो नेसेसरी डिटेल्स को दिखाएगा, अननेसेसरी चीज़ों को हट जाएंगी। वहीं आपका इनहेरिटेंस के अंदर आप अपने प्रोग्राम की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकेंगे। इसी तरीके से आप अपने डेटा को भी सेफ़ रख पाओगे। आप इंकैप्सुलेशन की मदद से आप डेटा और अपने मेथड को सेफ़ रख पाओगे। जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर डेटा को एक्सेस करोगे तो वहाँ पे आप उस डेटा को सेफ़ रख सकते हो। कोई बाहर का व्यक्ति कोशिश करे उस डेटा को एक्सेस करने का, मतलब कि हैकर एक्सेस करना चाहता है, तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। कर सकता है कई मामलों में, लेकिन यहाँ पे उसे प्रॉपर बनाने के लिए, उसे सेफ़ रखने के लिए इंकैप्सुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सही तरीके से की जाए सारी चीज़ें तो एकदम परफेक्ट प्रोग्राम बनेगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, यानी कि अपने प्रोग्राम की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनानी है के लिए, या आप अपने फंक्शंस को डुप्लीकेट करने के लिए आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। आई होप कि आज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जो आपको डाउट लग रहा होगा उसे आप क्वेश्चन पूछ के मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।